सर जैसे ये वीडियो मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो 2025 में या 2026 में सीयूटी अपेयर करने वाले हैं। करण नाम का बच्चा है जिसको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, ठीक है, वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, वो हिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं सीबीएसई में या दूसरे बोर्ड्स में जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं। सर इस बार तो और बढ़िया काम हो जाएगा ना, 70% एमसीक्यू आने। आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर दी विदाउट इकोनॉमिक्स, और आप बीकॉम कह रहे हो विदाउट मैथमेटिक्स। थोड़ा विदाउट कुछ भी करे, बीएससी मैथ्स करे, बीएससी स्टैटिस्टिक्स करे, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स कर ले, बीएससी में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर ले, बीएससी में फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस कर ले, और बीएससी में मैथमेटिकल साइंस कर ले। सर मैथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बेस्ड ऑन CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पे बेस्ड। CUT क्या होता है, CUT के एडमिशंस क्या होता है, हम उस पर सब पे बात करेंगे। सबसे पहले CUET जो है वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बना दिया गया है भारत की 255 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। इन 255 यूनिवर्सिटीज में हम जो आज बात करने वाले हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की बात करने वाले हैं। DU में 70,000 सीटों पे 78 कोर्सेज के लिए यानी लगभग 78 कोर्सेज के लिए कैसे एडमिशंस होता है, कैसे रैंक्स आती हैं, और बच्चों के बहुत सारे सवाल के जवाब हम ढूंढ रहे हैं। तो CUET एग्जाम देने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के लिए आपको SAS से गुजरना पड़ेगा। SAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। ये DU का एक पोर्टल है जिसके थ्रू आपको CUET के स्कोर के अकॉर्डिंगली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। इसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज 1 विच इज रजिस्ट्रेशन। आपने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया है, CUET का एग्जाम दिया है, उसमें आप रजिस्टर करेंगे। फिर होगा फेज 2 जिसमें अपने आप चॉइसेस फिल करेंगे कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। और देन फेज 3 जिसके अंदर आपको सीट एलोकेट होती है। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 इन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने इनवाइट किया अपने फ्रेंड और अपने गेस्ट को। ये हैं डॉक्टर हिमांशु दुआ, और इन्होंने पिछले कई सालों से बहुत सारे बच्चों को, हजारों बच्चों को कैरियर गाइडेंस में बहुत हेल्प करी है। सो वेलकम यू सर। हाय, थैंक यू जी सर। सबसे पहले जो एक सवाल जो ये बच्चे वीडियोस देख रहे हैं या पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं उन सब का है, इस कॉमन है कि सर हमने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की, बहुत सारे टीचर्स की लिस्ट देखी है, प्री डिजाइंड लिस्ट, यानी कि पहले से लिस्ट बनी हुई है, कितने नंबर आ गए तो यहाँ पे एडमिशन ले लेना ऐसे करके। तो क्या ये प्री डिजाइंड लिस्ट, ये जो पूरी चॉइस फिलिंग की जो पूरी लिस्ट है, चॉइस फिलिंग की लिस्ट होती है जो फेज 2 में भरी जाती है कि बच्चों को ये मार्क्स आए तो अब ये कोर्सेज भर देना, ये चॉइस फिलिंग कहीं से गूगल से उठा के, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से उठा के एज इट इज भर दें, या फिर अपनी खुद मतलब कैसे बनानी? चॉइस फिलिंग की जब हम बात करते हैं तो चॉइस फिलिंग एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो बच्चे को पता होना चाहिए, मगर ये आपके लिए जनरलाइज हो या स्पेशलाइज हो, ये बहुत बड़ा टॉपिक है जी। जब हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो लेट सपोज मैं पुनीत की बात कर रहा हूँ, तो पुनीत के लिए कौन सा कॉलेज बेटर है, उसको कौन सी स्ट्रीम ज़्यादा पसंद है, उसे ज्योग्राफी ऑनर्स करना है, उसे केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, उसे फिजिक्स ऑनर्स करना है, या उसे BMS करना है, ये कोई और कैसे डिफाइन कर सकता है? हाँ, मतलब प्री डिजाइंड का मतलब सिर्फ मार्क्स देख के बता देना कि हमें ये कॉलेज चाहिए या ये कोर्स चाहिए। आपको कॉलेज तो मिल जाएगा मार्क्स के बेसिस पे, आपने चॉइसेस फिल कर दी। मतलब जैसे मैं ये कह सकता हूँ SRCC की BCom है, BA हो गई, इस कॉलेज से ये अच्छी है, मगर सारी अच्छी में आपकी कट ऑफ तो मैच नहीं कर रही। करेक्ट। आपको वो मिलेगा जो आपकी कट ऑफ के हिसाब से अच्छा है। अब वो नीचे जो कम चीजें ऑप्ट होती हैं जैसे संस्कृत ऑनर्स, बंगाली ऑनर्स, जो लैंग्वेज के भी कोर्सेज हैं, वो सारे आपसे फिल करवा देंगे। बट क्या वो आपको चाहिए? और जब चाहिए ही नहीं तो फिर उसको फिल क्यों करें? हाँ, मतलब कस्टमाइज्ड ही लिस्ट बनानी चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके लिए स्पेशलाइज्ड होगा। तो मैं सब बच्चों को एक बार दोबारा से बता दूं कि जब CUT का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके बाद आपने जब फेज 1 फिल किया, मतलब फेज 1 यानी कि आपने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद फेज 2 आया जिसमें आपको चॉइस फिल करनी होती है। उसके लिए आप कस्टमाइज्ड लिस्ट ही इस्तेमाल करें यानी अपनी खुद बनाएं। हाँ जी। और दूसरी बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो फेज 1 है यानी कि रजिस्ट्रेशन का फेज है, वो तब तक एंड नहीं होता जब तक चॉइस फिलिंग चल रही होती है। रिजल्ट आने के बाद जब एलोकेशन होता है उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते। हाँ, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो बच्चों का रहता है कि जो फेज 1 फेज 2 है, इसमें से फेज 1 एंड कब होगा? तो फेज 1 और फेज 2 एक्चुअली साइमल्टेनियसली एंड होंगे। बिल्कुल। उसके बाद सीट एलोकेशन शुरू होता है। बिल्कुल। CUT के एंट्रेंस के एग्जाम को जब हम अपीयर करते हैं 12th क्लास के बाद, हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं, यानी आफ्टर 12th।
बिल्कुल। उसके लिए हम लोगों को कितने एग्जाम्स देने होते हैं, मिनिमम कितने एग्जाम्स बच्चों ने दिए होंगे, उनसे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं। बट एक बार फटाफट आप थोड़ा सा बताइए कितने एग्जाम्स हैं और कैसे कैसे मैं बच्चों आपको को। शॉर्ट में थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड 3। ठीक है। सेक्शन 1 की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज है, सेक्शन 2 डोमेन है और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट है। ठीक है। क्या ये सारे टेस्ट बच्चों को देने होते हैं या कोर्स स्पेसिफिक देने होते हैं? नहीं, अब इसमें होता क्या है कि जो CUET या NTA या DU अपनी तरफ से कहता है, वो कहते हैं कि आप जनरल टेस्ट और लैंग्वेज जरूर दीजिए। ठीक है। हम मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो, जो कि लास्ट ईयर तक 10 था। लास्ट ईयर तक एक बच्चा मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स दे सकता था। ठीक है। इस बार वो कम करके 6 कर दिए। ठीक है। इसमें जो प्रेफरेंस कहा जाता है कि आप फिक्स रखिए कि एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट आप जरूर देंगे। उसके अलावा कोई भी 4 डोमेन सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, विच कैन बी ऑफ द लिस्ट B1 और B2। सर जैसे ये वीडियो मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जो 2025 में या 2026 में CUET अपेयर करने वाले हैं। तो उन सब के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एडवाइस ये होगी कि आप लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश, मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे इंग्लिश ही देते हैं, लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट जिसके अंदर मेरे ख्याल से लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और जीके आती है। मेरे ख्याल से ये अगर सब दें तो ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल होने वाले हो। देखो सर, होता क्या है, अगर बच्चा जनरल टेस्ट नहीं भी देगा ना, अगर मैं स्पेसिफिक DU की बात करूं तो DU के वो मोस्टली सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकता है, कुछ एक स्पेसिफिक को छोड़ देता जर्नल, अच्छा ओके, जर्नल टेस्ट में नहीं देता तो जर्नल टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको वही बात कर, हाँ। अगर नहीं भी देता तो वो सब में कर सकता है। ओके। बट चेंजेस कहाँ आते हैं? लेट सपोज मैं BA के लिए जा रहा हूँ। BA में 2 तरीके के कॉम्बिनेशन हैं, एक 800 मार्क्स का, एक 650 का। मैं BA ऑनर्स की नहीं, BA पास की बात कर रहा हूँ। 800 मार्क्स में 3 डोमेन है, एक लैंग्वेज है, 200 मार्क्स ईच। ठीक है। अब लेट सपोज एक रमेश नाम का पर्सन है जिसका तीनों लैंग्वेजेस तीनों डोमेन में से सिर्फ एक डोमेन का पेपर अच्छा हुआ। ठीक है। मगर उसका जनरल टेस्ट का एग्जाम अच्छा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे एक 650 मार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 200 मार्क्स का आपका एक लैंग्वेज हो गई, 200 मार्क्स का उसने एक डोमेन उठा लिया और 250 मार्क्स का एक जनरल टेस्ट उठा लिया। यानी कि अगर किसी बच्चे का 12th क्लास में जो उनके डोमेन्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, थोड़े से वीक हैं और आपको लगता है कि आप लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट और जीके जैसी सब्जेक्ट्स में ज्यादा अच्छे हो, हाँ जी, तो आप जीके, क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग यानी जनरल टेस्ट अपीयर करो, आपको 800 की जगह 650 में से मार्क्स मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी इन सब बच्चों के लिए। बैकअप हो गया ना, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ ड्यू टू एनी रीजन, मैं लेट तो पहुंचा, जनरल टेस्ट तो बचा लेगा हमें। कोई तो जिंदगी बचाएगा। हाँ, ये इसका मतलब अगर जनरल टेस्ट सब बच्चे भरें तो मेरे ख्याल से सबको एडवांटेजेस ही है, सबके लिए CUET खुद कहता है कि जनरल टेस्ट जरूर भरो। इसका मतलब जो भी बच्चे 2025 में या 2026 में एंट्रेंस CUET देने वाले हैं, अंग्रेजी तो आप भरोगे, लैंग्वेज तो आप भरोगे, अपने अपना डोमेन अगर आप देखोगे तो डोमेन में भी 2 सेक्शन होते हैं, B1 और B2। तो अपने डोमेन तो आप भरोगे ही भरोगे, बट अगर आप जनरल टेस्ट दे देते हो तो आप एक एडवांटेज में रहोगे कि कहीं आपका स्कोर कम हो रहा होगा तो कम से कम आपका स्कोर जनरल टेस्ट के अकॉर्डिंगली आ जाएगा, आप बिल्कुल रैंक पे ऊपर आ जाओगे। सर सवाल आए हैं बच्चों के और एक बहुत जरूरी सवाल, ये सबसे पहले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये हमारे साइंस से रिलेटेड भी कुछ बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जानना का बहुत इच्छा रखते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं ऐसे। ये एक बच्चा है कॉमर्स का, पूरम नाम है इस बच्चे का। इसने पूछा है कि सर मेरे पास 12th में मैथ्स नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहता हूं, मैंने CUET के एग्जाम में मैथमेटिक्स का पेपर दिया है, ओके, क्या मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए DU में एलिजिबल हूं? ठीक है, देखिए मैंने आपको जैसे बताया था ना, यहाँ पर जब ऑनर्स वाले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो 800 मार्क्स का कॉम्बिनेशन होता है जी, जिसमें आपकी एक लैंग्वेज फिक्स है, लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, ठीक है, हो गई, एक आपका मैथ्स का सब्जेक्ट कंपलसरी है, मैथ्स का, लेकिन उसे एंट्रेंस दिया है, हाँ, तो वो वाला काउंट हो गया, ठीक है, और इसके अलावा 2 डोमेन और है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज मार्क होगी वो होगी जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग में क्या है, जो आपने एग्जाम दिया है, अगर वो आपका एग्जाम आपने 12th में नहीं दिया तो DU आपको कंसीडर नहीं करेगा। इसका मतलब जिस बच्चे ने, स्पेसिफिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करता हूं, जो कुछ बच्चे हैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स ले लेते हैं, हाँ जी, वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए DU में एप्लीकेबल ही नहीं होंगे, इवन उन्होंने CUET में मैथ्स दिया है। CUET में मैथ्स दिया हो ना दिया हो, कुछ बच्चे ये कहते हैं हमारा इको सब्जेक्ट तो था, हम कर तो सकते हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 12th क्लास में इकोनॉमिक्स हो ना हो चलेगा, लेकिन मैथ्स नहीं है तो नहीं चलेगा। और उसका रीजन शायद स्टैट्स है,
जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत है, बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत पार्ट बड़ा है। important स्टैटिस्टिक्स factor, के बेसिस पे ही सारी चीजें चलेंगी। सारी चीजें चलती है। यानी कि अगर किसी बच्चे का कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स है तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। यानी ये तो मेरे ख्याल से ये तो जर्नलाइज वे में हम लोग कह सकते हैं कि जो भी आपको कोर्स चाहिए आप उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालो CUET का, और उसमें चेक करो, नहीं, DU का निकालो, DU का सॉरी DU का, कि भाई उसमें चेक करो कि कौन कौन से कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं। बिल्कुल। और उन एग्जाम्स को आपने 12th के बोर्ड में भी देना है, और उन एग्जाम्स को आपको CUET के एंट्रेंस एग्जाम में भी देना है। यानी कि 2025-26 के सारे बच्चों के लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन होगी कि जो आपको कोर्स चाहिए DU का, उसका इंफॉर्मेशन ब्रोचर निकाले एडमिशन प्रोसेस, और उसके बाद उसको देके वो मैपिंग करे कि भैया इसका एंट्रेंस तो जरूर देना है। पता चला बाद में कि वो दिया ही नहीं वो वाला एग्जाम जो हमें कोर्स चाहिए था। अब इसमें एक चीज और आती है जो थोड़ी सी शायद बच्चों के लिए डिफरेंट होगी, जो उनको नहीं पता। लेट सपोज एक करण नाम का बच्चा है जिसको हिस्ट्री ऑनर्स करना है, ठीक है, वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, वो हिस्ट्री ऑनर्स कर सकता है। रीजन बीइंग, हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश ने दिया ही होगा, 3 डोमेन होने चाहिए, और डोमेन अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के दे दे, एग्जैक्टली दे सकता है, और उसके बाद भी उसको हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन मिल जाएगा। क्या मजेदार सिस्टम बन गया सर एजुकेशन पॉलिसी का कि आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से इसलिए तारीफ करनी होगी हमारे एजुकेशन सिस्टम की, जो इवॉल्व हो रहा है कि बच्चे ने 12th क्लास में वो ले लिया जो घर वालों ने प्रेशर से बोल दिया कि भाई आपको साइंस लेना है, लेकिन आपको करना फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस है, तो आप वहां पे भी अब स्विच जा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है, ये एजुकेशन सिस्टम मगर की तारीफ आपका है। जो एग्जाम होगा वो उन्हीं सब्जेक्ट्स का होगा जो आपने 12th में पढ़े हैं, जो 12th में पढ़े हुए हैं, हाँ, जो 12th में पढ़ रखे हैं, बट आपका आप अपना डोमेन चेंज कर सकते हैं। डोमेन, ये बहुत अच्छी मुझे न्यू एजुकेशन सिस्टम की बात लगी। सर एक बच्चे का सवाल है, स्मृति नाम है इस बच्चे का। इसने बोला है कि सर अगर हम फेज 1 में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फेज 2 में जहां हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, और चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करने का कॉन्सेप्ट होता है, और मैं अपने बच्चों को बता दूं कि चॉइस लॉक का मतलब है कि चॉइस लॉक करने से पहले अपने आप प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं। हाँ भाई अपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली, जो आपके सिमुलेटेड मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पता होता है कि आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है, प्रीवियस ईयर क्या कोर्स मिला था, या मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, मुझे कौन सा कोर्स चाहिए। आप उसके ऑर्डर्स को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने वो लॉक नहीं किया, अगर फेज 1 रजिस्ट्रेशन करा चुके हो, फेज 2 आपने अपनी प्रेफरेंसेस भर दी हैं, आप ऊपर नीचे करते जा रहे हो, डेली किसी से पूछ के आए हो कि भाई ये कोर्स अच्छा है, ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन अगर आपने उसको फेज 2 में लॉक नहीं किया अपने प्रेफरेंसेस को, तो क्या एडमिशन कैंसिल या सर्वाइव मिल जाएगा? मिल जाएगा। मतलब बेसिकली लॉक करना एक ऑप्शन है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी करते हो तो ऑटो लॉक हो जाता है। हाँ, जैसे फेज 2 एंड होगा वो अपने आप लॉक हो जाएगा। मतलब हाँ, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, बट मुझे लगता है कि आखिरी डेट से पहले लॉक कर दो, है ना, मतलब अगर ऐसा कुछ ना होता हो तो। ठीक है सर। अगला सवाल है सर इस बच्चे का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं CBSE में या दूसरे बोर्ड्स में जो किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं, क्लियर नहीं, क्वालिफाई नहीं कर पाते, और वो NIOS से या किसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडीज से, जैसे ये सवाल जो मैं स्पेसिफिकली यही पढ़ लेता हूं कि 12th क्लास में मैं हूं, CBSE का एक एग्जाम मेरा रह गया था, इकोनॉमिक्स मैंने जो है NIOS से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो मैं बता दूं कि जब आपका मई में रिजल्ट आ जाता है और आपको पता चलता है कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, और आप उसको NIOS से भरते हो, और अक्टूबर में आपका सेम ईयर अक्टूबर में आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो बच्चे का सवाल सिर्फ इतना है कि DU मुझे क्या इकोनॉमिक्स के लिए कंसिडर करेगा, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स में फेल हो चुका हूं, क्या बिल्कुल करेगा। एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? मतलब वो पास होना चाहिए किसी भी तरीके से। सर एक कंपार्टमेंट वाला ये सेम ही कॉन्सेप्ट है, ये अलग है? नहीं, थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। जनरली जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है, क्या कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अगर DU में कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो वो आपकी CBSE बोर्ड के बेसिस पे पूरी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे आपके मार्क्स काउंट होने हैं उस सब्जेक्ट के जिसमें आप क्लियर नहीं करे हो, जो आपने NIOS से दिए, वहां पे जो आपने NIOS से ऑन डिमांड एग्जाम दिया है उसके मार्क्स लग जाएंगे, और दोनों यूनिवर्सिटीज की मींस NIOS की भी डिग्री और CBSE की भी डिग्री दोनों आपको सबमिट करनी होती है। ठीक है, मतलब अगर आप 12th में किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो गए हो और आप NIOS से उस एग्जाम को दे देते हो, तो आप एलिजिबल हो जाते हो उस कोर्स के लिए, आप पास कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है सर। एक सवाल आया सर, ये स्टिमुलेटेड रैंक क्या होती है? मेरे ख्याल से फेज 1 इन रजिस्ट्रेशन के बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दी, रिजल्ट आ गया, तो आपके
डैशबोर्ड पे या पोर्टल पे आपकी सिमुलेटेड रैंक कोड होती है कि भाई आपकी ये रैंक आ सकती है, उस बेसिस पे एडमिशन मिलता है क्या? मतलब वो जो रैंक दे रखी होती वो है, क्या करते हैं, ये एक बच्चों को बताने का तरीका है कि आपकी रैंक क्या अप्रोप्रिएट आने की चांसेस हैं। सर It can be रिजल्ट, plus or सर minus. रिजल्ट आगे तो रैंक आ गई ना, इसका मतलब? नहीं, एग्जैक्टली नहीं, ऐसा जो नहीं होता। सिमुलेटेड रैंक है उसका मतलब ये नहीं है। सर हमारे जेई में तो ऐसे ही होता है कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ फेज 1 मतलब सेशन 1 सेशन 2 का रैंक हमारी आ जाती है। नहीं, मगर फर्स्ट वाले के बाद नहीं आती ना, फर्स्ट सेकंड वाले के बाद आती है। हाँ ये तो है, लेकिन इसमें तो इसकी बात तो इसमें भी नहीं आ रही है। वो सिमुलेटेड रैंक का मतलब क्या होता है कि आपकी टेंटेटिव रैंक यहाँ इतनी आ एक्चुअली जाएगी। जैसे ही आपका सेकंड फेज ओवर होगा, उसके बाद आपकी सेकंड फेज मतलब चॉइस फिलिंग हो गई है, लॉक हो गया है, फर्स्ट आपकी कट ऑफ आई, यहाँ से सीयूटी का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपकी एक सिमुलेटेड रैंक आनी शुरू हो जाती है, आपकी फर्स्ट जैसे ही आपकी कट ऑफ आएगी उसके आसपास, ठीक है। फर्स्ट सीसेस एलोकेशन राउंड हो गया, उसके बाद आपकी सिमुलेटेड रैंक आ गई, जिसके बेसिस पे बच्चे अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी कॉलेज अलॉटमेंट और उन सब को चेंज कर सकते हैं। Correct. कि इस वाले में ज्यादा कट ऑफ गई है, इसमें कम गई है, इसमें मैं इसे प्रेफरेंस ऊपर दे दूंगा तो हो सकता है मेरे आने के चांसेस ज्यादा बढ़ हो जाएं। जाए। हाँ, तो इस तरीके सिमुलेटेड से। रैंक का मतलब है आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका कहाँ का एडमिशन हो बिल्कुल, सकता है, बिल्कुल। बट इट डज नॉट इंश्योर यू कि एडमिशन होगा। नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई आप केस नहीं कर confirmation सकते। नहीं है, नहीं कर आजकल तो सकते। बहुत चल रहा है सर केस करना, तो आप केस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपको सिमुलेटेड रैंक का टेंटेटिव पता चल जाता है कि आप आपका उसके admission है। बेसिस पे अपनी प्रेफरेंसेस को मॉडिफाई कर सकते हो लेकिन सर ये तो फेज 1 फर्स्ट कट ऑफ के बाद। ये फर्स्ट कट ऑफ के बाद है, लेकिन सर ये तो फेज 1 फेज 2 कंप्लीट हो चुका है ना। हाँ, तो अब आप मॉडिफाई कर सकते हो, सिमुलेटेड रैंक के बेसिस के आने के बाद कर सकते हैं। लॉक कर रखी है सर। लेकिन हाँ, कोई इशू नहीं। आपने ये बोला है कि फेज 2 में आपने प्रेफरेंसेस लॉक कर दी हैं, सिमुलेटेड रैंक आपकी आ गई है, फर्स्ट कट ऑफ आ गई, फर्स्ट कट ऑफ आ गई है, अब उसके बेसिस पे आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। कर सकते हो। और सिमुलेटेड रैंक आती है इसीलिए सिमुलेटेड इसलिए आती है कि अपनी प्रेफरेंसेस चेंज करने चेंज तो कर कर सकते लो। हो। हाँ, ये तो बढ़िया है सर, बहुत अच्छा है। सर एक सवाल आया है, बच्चे का नाम सचिन मिश्रा है, ये कह रहा है कि सर मेरा स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हो सकता है क्या, और उसके लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने और कहाँ करने हैं? स्पोर्ट्स कोटा सीयूटी में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो स्पोर्ट्स कोटा का एडमिशन होता ही है, बिल्कुल होता है। लेकिन सर क्या हर गेम का होता है, या क्या खो खो खेल रहे हो या गिल्ली डंडा खेल रहे हो सबका स्पोर्ट्स कोटा होता है, या देखिए, कोई तो कुछ स्पेसिफिक गेम्स होते होंगे? हाँ, कुछ स्पेसिफिक गेम्स है, मैं आपको उसकी लिस्ट पूरी की पूरी कमेंट सेक्शन में शेयर ठीक है, तो हम इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो एक पूरी लिस्ट दिलवा देते हैं कि कौन कौन से स्पोर्ट्स के इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, उसमें नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, उसके बेसिस पे पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपने लास्ट 3 इयर्स में, जब लास्ट 3 इयर्स की बात करता हूं तो मैं अगर इस साल के लिए बात करूं तो जो चीज बच्चे ने अगर कोई गेम में उसे सर्टिफिकेट मिला है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मई 2021 टिल 30 अप्रैल 2024। ओके सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको 2024 के डीयू एडमिशन में किसी कोर्स में एडमिशन लेना है स्पोर्ट्स कोटे से, तो उसमें आपको 2024 के 30 अप्रैल तक की गेम्स, तो और उससे पहले कब तक की? 1 मई 2021 यानी 2021 1 मई 2021 से लेके अभी तक 31 3 इयर्स टू बी 30 अप्रैल 3 इयर्स, मतलब जो अभी है उसमें पिछले 3 सालों में। हाँ जी। अगर आपने पिछले 5 साल में खेला हो तो वो रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं, आपको उसके सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। तो यानी कि अगर आपको स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन लेना है तो 1 मई 2021 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक अगर आपने जो भी गेम खेला है उसका सर्टिफिकेट्स लगाना है और वही एलिजिबल होंगे। हाँ जी, उससे पहले के नहीं होंगे। और 2024 के बाद अगर आपने कोई नेशनल खेला तो भी उसके 30 अप्रैल के बाद वाला नहीं, 30 अप्रैल के बाद वाला कोई नहीं। तो अगर स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन है तो वो उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ही आपको लगाना। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं सर? सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जाएगी किसी 3 मेरिट या पार्टिसिपेशंस की। ओके, तो ये कहाँ कैसे सर, ये कैसे होता है? क्या हमें कॉलेज को अप्रोच करना पड़ता है स्पेसिफिकली? नहीं, जब आप सीसेस पोर्टल में डालेंगे स्पोर्ट्स कोटा वगैरह तो वहीं पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। उसके लिए अलग से आपके ट्रायल्स भी होते हैं, सब कुछ होता है प्रोसेस। मतलब उसका ट्रायल देना पड़ता है स्पोर्ट्स का? हाँ, मतलब आप सर्टिफिकेट ऐसे बनवा के ले गए और ऐसे काम हो जाए ऐसा नहीं होता, आपको ट्रायल देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ सर, मैं भी सोच रहा था क्योंकि मैंने भी आजकल सुना है, बड़े न्यूज में आता है कि कोई भी सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो और पता चलता है बाद में वो है ही नहीं। ठीक है, मैं किसी पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट हाँ ठीक है सर। अगला सवाल आया है कि इफ एन एप्लीकेंट इज फ्रॉम अ साइंस स्ट्रीम इन 12th क्लास एंड वांट टू अप्लाई फॉर अ बीए हिस्ट्री, तो देन व्हिच सब्जेक्ट मस्ट ही चूज? कौन कौन सब्जेक्ट उसको चूज करने हैं? वही सब्जेक्ट मैपिंग वाली बात है जो उसने अपने 12th में दिए हैं, डीयू वही कंसीडर करेगा। लेकिन क्या उसको ये देखना नहीं चाहिए डीयू के ब्रोचर पे कि बीए हिस्ट्री के लिए कौन कौन से कोर्सेज चाहिए? वो तो देखना ही है, मगर
आप एग्जाम वही दे सकते हो जो आपने 12th में दिए हैं, उसके अलावा कोई एग्जाम नहीं दे सकते। करेक्ट सर। सर एक इंपॉर्टेंट सवाल है कॉमर्स के स्टूडेंट्स का कि कैन आई गेट एडमिशन इन बीकॉम ऑनर्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी विदाउट स्टडिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 12th? क्लास 12th में आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो आप बीकॉम दे सकते हो सर? कैसे होगा? पहले तो नहीं होता बिल्कुल ना? बिल्कुल होता है। आपके पास अकाउंट्स नहीं है तो भी होगा। मतलब आप बीकॉम कर रहे हो, आप कह रहे हो यार ये बड़ा अच्छा लगा वैसे मुझे ना कि आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर दी विदाउट इकोनॉमिक्स, और आप बीकॉम कह रहे हो विदाउट मैथमेटिक्स। तो थोड़ा विदाउट मैथमेटिक्स नहीं, विदाउट मैथमेटिक्स या विदाउट अकाउंट्स, दोनों में से एक होना चाहिए। अच्छा, दो ओके, combinations ओके, है। ओके, सर ये मैं ठीक कर देता हूँ। मतलब अगर बच्चे ने साइंस स्ट्रीम का है हाँ। और बीकॉम हम ऑनर्स करना चाहता है, ऑनर्स की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है सर। तो बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है तो आपके पास या तो मैथ्स होना चाहिए या तो या अकाउंट्स अकाउंट्स होना चाहिए। दोनों में से एक चाहिए। दोनों में से एक चाहिए और उसी की मैपिंग होनी चाहिए, उसी का सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर दोनों ही नहीं है तो फिर तो एप्लीकेबल फिर नहीं, नहीं क्योंकि होगा। बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी में मुझे याद है कि सीयूटी का पेपर में ये अकाउंट्स या मैथमेटिक्स दोनों में से एक तो देना है। बिल्कुल देना, यानी कि ये बच्चा एप्लीकेबल है, एलिजिबल है, सॉरी। एक लैंग्वेज, अकाउंट्स या मैथ्स, दोनों में से कोई एक, उसके अलावा कोई और 2 सब्जेक्ट, B1 वाले में से एक B1 में से, एक B2 में से। तो मैं या बच्चों को दोनों बता B1 दूं, में से। शायद सबको वैसे मालूम ही होगा कि 2 सेक्शंस होते हैं, B1 और B2। B1 में जैसे मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारी साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, और कॉमर्स के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। और जैसे B2 जो सेक्शन है उसके अंदर इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, फाइन आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में होते हैं, फिजिकल सारे। इसके लिए ना मुझे सर लगता है कि बच्चों को ना जो अगले साल भी एडमिशन लेने वाले हैं उनको बहुत जरूरी है इनको अच्छे से पढ़ना। मतलब मुझे लगता है कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को जब हम लोग दे रहे होते हैं ना, उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम को पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें पता ही नहीं होता, बाद में लड़ रहे होते हैं हम अपनी किस्मत से कि हमें इसमें एडमिशन नहीं मिला, हमें ये नहीं पता चला। बीयू अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकालता है। सर पढ़ता नहीं है ना बच्चे आजकल। तो यूट्यूब पे बच्चों को लगता है कि यूट्यूब सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है, और प्रिसाइजली देखो हम भी यूट्यूब पे वीडियोस इतने बनाते हैं सर, लेकिन मेरा भी मकसद ये रहता है, आपका भी शायद मकसद ये रहता है कि हम लोग वही सही इन्फॉर्मेशन भेजें। ग्लोरीफाई कर देते हैं चीजों को। आप जनरलाइज प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर सकते हो, स्पेशलाइज नहीं कर सकते। तो स्पेशलाइज के लिए आप हमसे मिलें, ऑफ कोर्स हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके सर, तो अगला जो सवाल आ रहा है सर बच्चे का, निधि बच्चे का नाम है, इसने बोला है कि सर आई डिड नॉट सेलेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी इन CUET 2024 एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने 2024 के CUET के एग्जाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो क्या अब मैं एलिजिबल हूँ DU के लिए? वैसे DU का जब CUET का जब एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी या और जो भी बहुत सारी जो 255+ यूनिवर्सिटीज है उन्हें सेलेक्ट करना पड़ता है। करना होता है। या तो उस बच्चे से गलती से रह गया है, किसी बच्चे से DU लिखना टिक करना भूल गया है, तो क्या अब वो एप्लीकेबल? अब तो फॉर्म में ही नहीं भरा उसने। बिल्कुल कर सकते हो। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों को उस टाइम नॉलेज नहीं होती, तो आपको CUET अपनी तरफ से ऑप्शन देता है, आपने DU भरा या नहीं भरा, उसके कोई सब्जेक्ट्स भरे हैं कोई नहीं भरे। मैक्सिमम बच्चों ने सब्जेक्ट्स नहीं भरे हुए, ठीक है। मींस यूनिवर्सिटी तो चलो मैं मान सकता हूँ सबने फिल करी होगी, मगर सब्जेक्ट्स के सारे ऑप्शन नहीं भरे होंगे जिसमें वो जा सकते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको पता ही नहीं होता। ठीक बात है। भर दिए फटाफट, जल्दी ले भर दिए, फॉर्म फिल करवा दिया, कैफे गए, उसको पैसे दिए, उसने जो जो सिलेक्ट करे भर दिया। हाँ सर, ये बहुत बड़ा चलन हो गया है कि हम लोग कैफे चले जाते हैं या काउंसलर्स के पास चले जाते हैं कि यार आप हमारा फॉर्म भर दो, लो 500 रुपए और हमारा काम हो जाएगा। हाँ। मुझे लगता है इस एटीट्यूड को हम सबको बदलना चाहिए और अपने फॉर्म्स मेरे ख्याल से खुद भरने चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर बच्चे ने भर दिया, उसने CUET दिया हुआ है, तो वो DU के लिए एप्लीकेबल है। ओके, मतलब उसने पहले एडमिशन जब CUET का फॉर्म भर रहा था तब उसने DU नहीं भरा, अब भर दिया है, अब वो एप्लीकेबल है। हाँ, यानी कि निधि यू आर सेफ बेटा। अगला सवाल है सर, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन CUET, यानी जब आप CUET का फॉर्म भर रहे थे, I had filled some other category, but now the time of counseling she says, can I change the category? Category मतलब that general category और OBC और SC और ST या physical handicapped या कोई भी category क्या मैं अब चेंज कर सकती हूँ? CUET के टाइम पे नहीं भरा था हम लोगों ने। कर सकते हैं। ये सर जैक वाला सवाल जैसे ही हो गया। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि जब हमने JEE मेन का एग्जाम दिया था तो हमने रैंक नहीं भरी थी, जब हमने कैटेगरी नहीं भरी थी, सॉरी। और अब जब जैक की काउंसलिंग हो रही है तो हम लोग कैटेगरी भर सकते हैं। तो मगर अब इसके अंदर भी रूल सेम रहेगा। द सर्टिफिकेट शुड बी मेड आफ्टर 31st of March 2024। 2024 के बाद सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, उससे पहले का एप्लीकेबल नहीं होता। सर वैसे ये जो OBC का सर्टिफिकेट है या SC ST का है या फिजिकल हैंडीकैप का है, EWS का है,
ईडब्ल्यूएस कोटा होता है वैसे सर डीयू में क्या नहीं हाँ, होता है होता है। तो ये सर्टिफिकेट हमें अपने यानी कि बोर्ड एग्जाम के बाद बनवाने पड़ते हैं, हाँ, रिन्यू कराने पड़ते हैं। अच्छा, तो ये भी बड़ा सही बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कोई भी कैटेगरी को चूज करने वाले हो और आपको उसका एडवांटेज चाहिए तो 2024 मार्च, जिस भी साल की बात करें, 2025 की बात करेंगे, 26 की बात करेंगे, उसके बाद उसे रिन्यू होना जरूरी है, अप्रूवल होना जरूरी है, तब आप उसके लिए एप्लीकेबल है। बिल्कुल सर। तो यानी कि अगर आपने सीयूटी के एक फॉर्म भरने के दौरान आपने कैटेगरी फिल नहीं की थी, अगर आप अब सीएसएस में बैठने के लिए अपनी कैटेगरी को इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप अपनी कैटेगरी को इस्तेमाल कर सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। बिल्कुल सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इनका नाम अथर्व है बच्चे का, उसने बोला है सर मैं एक ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हूं और आई हैव सबमिटेड माय सर्टिफिकेट व्हिच वाज इशूड ऑन जनवरी 2023। ये तो सर गलत हो गया शायद, तो विल द सेम सर्टिफिकेट विल बी एप्लीकेबल फॉर द एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली? सर 2023 का हो गया ना ये, तो हमें तो 2024 की बात का चाहिए ना सर। आप रिन्यू करा लेगा ना बच्चा, सीएसएस पोर्टल में भी डालना है। हाँ, अभी तो टाइम है उसके पास टाइम है। ठीक है। इसका मेमोरेंडम नंबर है 36036/2/2013 जो 31 मार्च 2016 का आया था। उसके हिसाब से जो ओबीसी सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, हाँ। उसके अंडर 31 मार्च के बाद वाला ही वैलिड होगा नेक्स्ट ईयर। यानी अगर आपका जो ये बच्चा है, अगर इसका ओबीसी एनसीएल कैटेगरी है, हाँ जी, और आपका सर्टिफिकेट 2023 का बना हुआ है, जनवरी 2023 से बच्चे ने नाम लिखा है, डेट लिखी है, तो आप बस उसको रिन्यू करा लो और आप एप्लीकेबल हो जाएंगे। बिल्कुल सर। ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन तो हमारी ही फील्ड का आ गया। इस बच्चे ने बोला है कि सर आई हैड इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक इन क्लास 12th। बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है सर, इकोनॉमिक्स भी है, म्यूजिक भी है इन क्लास 12, बट आई डिड नॉट चूज मैथमेटिक्स इन CUET 2024। कैन आई स्टिल टेक एडमिशन? नहीं सर, बिना मैथ्स के नहीं होगा। अभी बिना हमने ये मैथ्स के डिस्कस किया नहीं था। होगा। जो एक और बच्चे सर ये बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है। हाँ। सर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स तो चाहिए। मैथ्स चाहिए, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में भी चाहिए, बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में भी चाहिए, दोनों में मैथ्स चाहिए। बिना मैथ्स के नहीं होगा। बहुत बढ़िया सर। अगला सवाल आ रहा है बच्चे का कि सर मैं साइकोलॉजी ऑनर्स करना चाहता हूं, मेरे पास 12th में साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था, तो मैं कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। जितने भी ऑनर्स वाले बता दूं जो आपको कोर्स करना है, चाहे आपने 12th में किया है कि नहीं किया है, हाँ, बस सीयूटी में मैपिंग देख लेना कि जो तुमने 12th में कोर्स किया है, जो 12th में आपने जिसका सीबीएसई या किसी बोर्ड में एग्जाम दिया है, उसका एंट्रेंस सीयूटी में दे देना। बिल्कुल। बाकी आपके पास वो था या नहीं था, इकोनॉमिक्स नहीं था तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लेना, साइकोलॉजी नहीं था तो साइकोलॉजी ऑनर्स कर लेना। आपको एंट्रेंस ठीक से देना है। एंट्रेंस के अंदर साइकोलॉजी ऑनर्स में आपकी जो मैपिंग रहेगी वो रहेगी कोई एक लैंग्वेज, इसके अलावा 3 डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें से 2 B1 में से होना कंपलसरी है और तीसरा B1 या B2 में से कोई भी एक हो सकता है। करेक्ट। ओके सर, अगला सवाल आ रहा है सर, मेरा 12th क्लास में केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं था, CUT के एग्जाम में भी केमिस्ट्री का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, क्या मैं मैथ्स ऑनर्स कर सकता हूं या और कौन से अच्छे कोर्सेज हैं जिसमें मैं अप्लाई कर सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे सारे साइंस स्टूडेंट्स के लिए कि 12th क्लास में हमने PCM किया है विद मैथमेटिक्स, पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन मेरा केमिस्ट्री जो था वो अच्छा सब्जेक्ट नहीं था, मेरा मतलब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया ना तो 12th में ना तो CUT में। अब मैं कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकता हूं? देखिए, मैथ्स ऑनर्स की जब हम बात करते हैं तो मैथ्स ऑनर्स में एक लैंग्वेज, एक मैथ्स, इंग्लिश, हाँ जी, एक मैथ्स हो गया, और कोई भी 2 सब्जेक्ट्स, एक फिजिक्स ले लेता हूं और एक कंप्यूटर साइंस ले लेता हूं। बिल्कुल कंप्यूटर साइंस लेकिन नहीं हुई 12th में तो नहीं कोई ले सकता। तो होगा B1, कोई B2 का ले लेंगे, कोई तो सब्जेक्ट होगा ना, 5वां होगा। हाँ, 5वां सब्जेक्ट कोई तो होगा ना। यानी कि सर जो बच्चा 12th क्लास में है उसके लिए एक सेफ ऑप्शन जो मैं बोलना चाहता हूं आपको, सेफ अगर मैं बोलना चाहूं तो, कि 12th क्लास में हो और आपको DU जाना है तो आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तो जनरल ये तो कंपलसरी, क्योंकि आप जेईई में नीट देने वाले होंगे, और बायो तो बायो वाला भी हो गया, लेकिन उसके अलावा आप एडिशनल सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस भर दो, बिल्कुल, साइकोलॉजी भर दो। सर फायदा पता है क्या है, कंप्यूटर साइंस वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल हैं, अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता उन्हें प्रिपेयर करने में। नहीं लगता। तो अगर आप थोड़ा श्योरिटी में हो कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो आप कंप्यूटर साइंस भर दो, साइकोलॉजी भर दो,
थोड़े से ऑप्शंस बढ़ा दो सर अपने। इस बार तो और बढ़िया काम हो जाएगा ना, 70% MCQ आने बोर्ड में, बढ़िया, ठीक है। हाँ, तो मतलब बच्चा तो और चीजें इजी हो जाएंगी। चीजें इजी हो जाएंगी बच्चे के लिए। तो इस बच्चे को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे सर? इसने सर कुछ भी करे, BSc मैथ्स करे, BSc स्टैटिस्टिक्स करे, फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स कर ले, BSc में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कर ले, BSc में फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस कर ले, और BSc में मैथमेटिकल साइंस कर ले। सर मैं तो अपने तजुर्बे से बोलना चाहूंगा, क्योंकि बिकॉज मेरे पास तो मोस्टली बच्चा जेई और नीट के लिए आता है। जो बच्चा जेई नहीं कर पा रहा है या जिसका जेई क्वालिफाई नहीं हुआ है, अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने से बेहतर होगा कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाओ, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करो, या कंप्यूटर साइंस जो आपने बताया अभी, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस करो, और शायद उसके बाद आप डेटा साइंस में जाओ, एनालिटिक्स में जाओ, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज्यादा स्कोप खोल देता है आप सर लोगों देखो, के। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो हमारा प्रोसेस रहेगा ना वो सेम रहेगा। आपको वही चीजें प्रोग्रामिंग के अंदर करनी है। एक बेस बनाने के लिए C++, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन, उसके बाद एक अपनी स्ट्रीम चूज कर लो। डेटा साइंस में जाइए, AI में जाइए, क्लाउड कंप्यूटिंग में जाइए, ब्लॉकचेन में जाओ, IoT में जाओ, मल्टीपल लाइंस हैं स्कोप की। हाँ, मतलब अगर आप जेईई मेन क्रैक नहीं कर पाए हो तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई गुनाह हो गया है। सर आप पैकेज पे डिपेंड करता है ना। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे काम तो ये है ना, नोट कितने आए। पैसे कितने आ गए। हाँ, तो आप BSc करो, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करो, उसके बाद अपने लैंग्वेजेस, जैसे आपने बताया जो लैंग्वेजेस है, डेटा साइंस में चले जाओ। आजकल तो वैसे भी डेटा साइंस बड़ा बिल्कुल बूम पे है, तो मेरे ख्याल से उस पे जाना चाहिए, अदर लैंग्वेजेस करनी चाहिए। आप इक्विवेलेंटली बीटेक के पास आ जाओगे, बिल्कुल आ जाओ। रादर देन आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीटेक ही करो। सर देखो, यूनिवर्सिटी अच्छी है फिर तो प्राइवेट में भी मुझे कोई हर्ज नहीं लगता, ठीक है। मगर आप घर वालों पे बेमतलब के लोड डाल रहे हो, दुनिया भर का पैसा लोन पे पेरेंट्स उठा के बच्चों की डिमांड पे मैनेजमेंट की सीट लेने के लिए कई बार बिल्कुल डोनेशन देना पड़ता है। तो BSc करो, हाँ। और अच्छे तरीके से करो, बिल्कुल कंप्यूटर बढ़िया ऑनर्स होगा, करो, कोई बिल्कुल दिक्कत सही। नहीं आएगी। ओके सर, साइंस स्ट्रीम से हूं, जेई नहीं दिया था, अब मैं क्या कर सकता हूं? यार इसका तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल जो मैं भी बार बार बोल रहा हूं। आपने जेई नहीं दिया था, आप CUT देके आप कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करो, फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस करो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ, ये फिजिकल साइंस ऑप्शन विद है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक, और VLSI कर लो सर एक्स्ट्रा। हाँ, आप क्लाउड सर कंप्यूटिंग ग्रेजुएट के बराबर होने वाले हो सर। 101%। तो अगर आपने जेई मेन नहीं दिया, या आपको था कि मैं जेई मेन के लायक नहीं हूं, या मैं नहीं दे सकता, क्यों मैं लोड बढ़ा रहा हूं? सर बहुत सारे रीजन है। बच्चा लेट पहुंचा, कोई दिन खराब होता है, इट्स परफेक्टली फाइन। एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, हाँ, और अगर आप, इसका मतलब मुझे अभी ये बोलने में कोई हिचक नहीं है कि जेई मेन जिस भी बच्चे ने अपीयर करना है, नहीं करना है, आप CUT तो जरूर देना। आपके पास बहुत सारे स्कोप खुलने वाले हैं, बहुत खुल जाएंगे। अभी देखो, तो हम सिर्फ JEE BU की बात कर रहे हैं, BHU है, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हैं जो CUT के स्कोर पे ही जाएंगी। यानी वैसे तो देखो, साइंस के बच्चों का ना मेन एम जेई मेन ही होता, जेई होता है कि हम जेई मेन ही देना है। लेकिन अगर आपका जेई मेन अच्छा प्रिपेयर नहीं हो पाया, उस दिन आपका सेशन अच्छा नहीं हुआ, आपका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, तो आप CUT एक बेस्ट ऑप्शन है, आपको देना ही चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर, अगला सवाल आ रहा है शुभम का। 12th में कॉमर्स विदाउट मैथ्स, बीकॉम ऑनर्स कर सकता हूं? बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स या अकाउंट दोनों कंपलसरी है क्या? शायद इस सवाल पे हम लोग बात कर चुके हैं कि बीकॉम ऑनर्स आप। शुभम को आंसर अगर वो स्टार्टिंग से देख रहा है तो अभी तक मिल चुका होगा कि बीकॉम ऑनर्स के लिए कंपलसरी नहीं है कि आपके पास मैथ्स और अकाउंट्स दोनों हो, कोई एक भी होगा तो चलेगा। उसके साथ कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट्स, जिसमें से एक B1 का और एक B2 का हो सकता है, या दोनों B1 के हो सकते हैं, प्लस एक लैंग्वेज। करेक्ट। ओके सर, एक सब्जेक्ट आया है कि मैं मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहता हूं, मेरे पास मैथ्स विद कॉमर्स थी, मेरे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत बड़े वाइड रेंज का एक सवाल है, बहुत सारे बच्चों का होगा कि जैसे मुझे मैनेजमेंट में जाना है और एक अच्छा ग्रोथ अपने आप को देना है, और मेरे पास मैथ्स थी, मतलब कॉमर्स विद मैथ्स थी, तो क्या क्या ऑप्शन है सर उस बच्चे के लिए? बहुत सारे हैं सर, जिसके पास भी मैथ्स हो, ये सारे ऑप्शन उसके लिए हैं, सिर्फ कॉमर्स के लिए नहीं है, सर, साइंस वाले बच्चे भी जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, मैथ्स कंपलसरी है, मैथ्स कंपलसरी जरूरी है। ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन होगी सब बच्चों के लिए कि अगर आपको मैनेजमेंट में करियर बनाना है, आपको BBA या BMS है, मेरे ख्याल से उसके बाद फिर आप मास्टर्स करके MBA कर सकते हो। सर ये बहुत अच्छे पैकेजेस देते हैं। शहीद सुखदेव कॉलेज है रोहिणी में, इतने बढ़िया पैकेजेस हैं इनके। यहाँ पे BMS होता है, BBA FIA है, इसमें जो आपको चाहिए, एक मैथ्स चाहिए, जर्नल टेस्ट चाहिए और लैंग्वेज चाहिए। करेक्ट।
650 में से मार्क्स आते हैं, Correct. 620 प्लस वाले का इजीली एडमिशन हो जाता है। यानी अगर आप सीयूटी को बहुत ईमानदारी से और लगन से दो, अब साइंस स्टूडेंट भी और आपको मैनेजमेंट में जाना है और आपको अच्छा पैकेज लेना है, हाँ जी, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है कि बिल्कुल आप भी अपने बीबीए या बीबीए एफआईए इसके अंदर जाएं, तो आप लोगों को एक अच्छा मिल जाएगा। या फिर वोकेशनल कोर्सेज सर, जो बीवोक के कोर्सेज होते आए हैं ना सर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ गया, वेब में आ गया, करेक्ट, बीवॉक, करेक्ट, बीवॉक जो है एक होता है आपका बैंकिंग ऑपरेशंस में, हेल्थ केयर में, रिटेल मैनेजमेंट में, ठीक है, जिसके अंदर से हेल्थ केयर और रिटेल मैनेजमेंट जो है वो स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए, तो उसमें कट ऑफ्स भी डाउन जाती हैं, क्योंकि 50% जनता तो बाहर हो मेरे गई। ख्याल से बहुत सारे बच्चों को ना सर अज्ञानता इसी बात की है कि वो क्या क्या कर सकते हैं, सर भरते ही नहीं है ना ऑप्शन, बढ़ते नहीं है, इन्हें पता ही नहीं होता। मुझे भी पता होता है कि जो साइंस का बच्चा जब एडमिशन लेता है हमारे यहाँ पे 11वीं क्लास में, जब पढ़ने आता है पहली बार 10वीं का, उसको बस एक ही चीज पता होती है, आईआईटी करना है। ये बहुत अच्छी बात भी है सर कि बच्चों को पता कि आईआईटी, लेकिन उसके अलावा क्या है सर, हमारे बहुत सारे बच्चों को सर बिट सेट के बारे में नहीं पता होता। तो मुझे लगता है आप लोगों को सबको बहुत जरूरी है पढ़ना कि भाई कोर्स क्या है, हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, रादर देन सिर्फ वीडियोस देखना। ये बहुत बड़ा प्रचलन सर चल गया है कि यूट्यूब पे देख लेंगे या इंस्टाग्राम पे देख लेंगे। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जब तक आप उसको खुद स्टडी नहीं करेंगे, रीड नहीं करेंगे, आप अपने लिए स्पेशलाइज चीज नहीं बना सकते। आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें जो उन्होंने 4 बता दी वो आपने सुन ली और आपने सोचा हाँ काम हो गया। हाँ सर, ये आपने कट ऑफ ही नहीं देखी, आप वो कट ऑफ ना देखकर ये नहीं कर रहे कि मैं कट ऑफ देख लूं, आप ये कर रहे हो मैं किसी की वीडियो देख लूं, वो इतनी देर कट ऑफ देखने में लगा लो। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल, जो सवाल के समय जवाब है, जो एक एडवाइस है सर जो मैं देना चाहूंगा कि सिर्फ वीडियोस पे निर्भर मत हो। बिल्कुल, और इसीलिए मैं अपनी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मेरे को लगता है कि मैं सारे ब्रोचर्स डाल दूं कि आप पढ़ो कि भैया ये कोर्सेज हैं, इन एडमिशन मिल सकता है। आपको जब सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो कौन कौन से कोर्सेज में आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए कौन कौन से सेंटर्स देना, उसकी पहले से ही इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सो सर, ये काफ़ी सारे सवाल हमने लिए हैं, उम्मीद है कि काफ़ी सारे बच्चों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। बाकी दोबारा से हम लोग मिलेंगे सीयूटी के अगले सेशन के लिए, एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस के लिए। यहाँ तक के लिए मेरे ख्याल से सबके सवाल हो गए हैं, एंड थैंक यू सो मच सर। अगर आखिरी में आपको एडवाइस देना चाहें हमारे बच्चों को तो थोड़ा सा चीजें पढ़ना शुरू करो जो सर ने बताया अभी। हाँ, मतलब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स पढ़ो, सिर्फ वो आपके लिए बनाए गए हैं, वो आपके लिए बनाए गए हैं। बाकी कुछ एक कट ऑफ्स के लिए भी क्वेरीज हैं, वो नेक्स्ट टाइम एक बार लेते हैं जी। कट ऑफ्स क्या हैं, उसके अंदर कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, किस कॉलेजेस में क्या पैकेजेस गए हैं, वो थोड़ा सा फिर और डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। मैं चाहूंगा ये सारे बात करें, उससे पहले आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियोस हमारे से चाहिए और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमसे चाहिए। और इस डिस्क्रिप्शन में सर पीडीएफ जरूर डाल लेंगे कि भाई पढ़ लो, ताकि 2025 के लिए अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देखे तो उसे पता हो। सर 2024 वालों को भी पता होना चाहिए, 24 को पता होना चाहिए। नहीं सर, 24 वालों को तो सीयूटी का एंट्रेंस का एग्जाम हो गया ना सर, चॉइसेस तो फिल करेंगे, चॉइसेस तो फिल करेंगे भैया। जरूरी है सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स एनालाइज करना। वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स भी पढ़ने बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर इस बहुत अच्छे से सेशन के लिए, थैंक यू एंड होप आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।